हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल पीडिया में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है वो आज हम बात करेंगे। न्यू वैकेंसी आई हुई है आरसीएफएल में, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में। आज हम बात करेंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है पूरा और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो में हम दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि कैसे कैसे उसके सिलेबस है या कितनी वैकेंसी है, और दूसरे में हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में उसके क्वेश्चन थे वो कैसे थे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लें कि कितनी वैकेंसी आई है केमिकल के स्टूडेंट के लिए। तो केमिकल के स्टूडेंट की जो वैकेंसी आई है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जो डिप्लोमा कैंडिडेट है उनका 125 वैकेंसी है टोटल मिला के। बाकी की आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी कितनी कितनी वैकेंसियां हैं। कुछ अफवाहें या ऐसे नोटिस आए हैं या कुछ लेटर ऐसे इशू हो रहे हैं जिससे बोला जा रहा है कि वैकेंसी में कुछ रुकावट आने वाली है। आप उस पर ध्यान ना दें ज्यादा। आप इसलिए ध्यान ना दें क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट और आरसीएफएल की कुछ मिसकम्युनिकेशन होगी जो वो लोग आपस में समझ लेंगे। आपका काम क्या है कि आप अभी उसकी तैयारी करें और पेपर उसका तो होगा ही होगा। तो वैकेंसी की मैंने डिटेल आपको बता दी। इसमें क्या है, जो फ्रेशर कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें जो कैंडिडेट 1 ईयर एक्सपीरियंस है अप्रेंटिसशिप का, अप्रेंटिस एक्ट 1961 का, वो 1 ईयर एक्सपीरियंस वाले एलिजिबल हैं। दूसरा क्या इसमें बोला हुआ है कि डिप्लोमा के साथ बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन इसमें क्या दिया है, अगर कोई कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ है तो उसे 2 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें अगर जो अप्रेंटिस किया उसे 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ उसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमारा सिलेबस है क्या आने वाले हैं, तो इसमें सेम जैसे अदर कंपनीज का, जैसे इंडियन ऑयल, बीपीसीएल जैसे आते हैं, सेम लाइक उसी की तरह है। फर्टिलाइजर में आपके टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे। रेशियो एक्सप्रोक्सीमेट जो आता है वो हमारा 70-30 का रेशियो होता है। 70% टेक्निकल क्वेश्चन और 30% नॉन टेक्निकल क्वेश्चन। ये पूरा रहा इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस वीडियो अपना था बीआईएस का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसमें जिस कैंडिडेट ने सबसे अच्छा आंसर स्कोर किया था उस कैंडिडेट का नाम है आकाश राजपूत। आकाश राजपूत का किसी कारणवश से फोटो नहीं मिल पाया, लेकिन उनका नाम अनाउंस करना बहुत जरूरी था। उन्होंने 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन का एकदम एग्जैक्ट आंसर दिया और सबसे लिमिटेड टाइम में दिया। तो आकाश राजपूत को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं जैसा क्वेश्चन अपलोड करता हूँ 2020 में आप देखेंगे 2020 जो क्वेश्चन होते हैं अपने टॉप 20, उसमें सेम सिमिलर इसमें क्वेश्चन आपको मैच करते हुए दिखेंगे। इसलिए टॉप 20 क्वेश्चन जरूर किया करिए एग्जाम में जाने से पहले। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, आउट ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजन कंटेंट इज मैक्सिमम। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए अमोनियम नाइट्रेट, नंबर बी अमोनियम सल्फेट, नंबर सी यूरिया, नंबर डी अमोनियम क्लोराइड। आपको बताना है कि जो आपके पास ऑप्शन है उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन कंटेंट किस में होता है। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि किस में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की परसेंटेज पाई जाती है फर्टिलाइजर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यूरिया। जैसा कि आप जानते हैं यूरिया में नाइट्रोजन के कंटेंट जो होते हैं वो 46.6% तक होते हैं। और जो बात करें हम फर्स्ट ऑप्शन की अमोनियम नाइट्रेट, उसमें लगभग 35% होते हैं नाइट्रोजन। और जो अमोनियम सल्फेट होते हैं उसमें अप्रोक्सीमेट हमारे 21 से 25% होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी अमोनियम क्लोराइड में लगभग 25 टू 30 तक के परसेंटेज पाए जाते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर फिल करते रहिएगा। तो ये रहे आपके क्वेश्चन आपके सामने। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, जिसे हम पीटीएफई भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन को हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए टेफ्लॉन, नंबर बी बेकेलाइट, नंबर सी डेक्रॉन, नंबर डी सेल्यूलोइड। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आपको बताना है जो पीटीएफई होता है उसको और किस नाम से हम जानते हैं। ये आपके पॉलीमर का क्वेश्चन है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मैंने टॉप 20 में करा भी रखा है इसको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टेफ्लॉन। जो पीटीएफई होता है उसको टेफ्लॉन नाम से भी हम जानते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, कॉप्स रूल इज हेल्पफुल इन फाइंडिंग द। जो कॉप्स रूल दिया गया है वो किसको फाइंड करने के लिए यूजफुल होता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए एक्टिवेशन एनर्जी,
नंबर बी हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज, नंबर सी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, नंबर डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कॉप्स रूल किसके लिए फाइंड किया गया है या क्या जानने के लिए यूज किया जाता है। आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। जो कॉप्स रूल होता है वो ये बताता है कि जो सॉलिड है उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है, कितने में हीट कैपेसिटी को एब्जॉर्ब कर सकता है, मतलब कितना उसकी हीट कैपेसिटी है। तो ये बताता है ऑप्शन नंबर सी हमारा कॉप्स रूल। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। जो आपके सामने ऑप्शन दिए जाएंगे आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रेशर का यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये रहे आपके सामने। नंबर ए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नंबर बी बार, नंबर सी पारसेक, नंबर डी किलो पास्कल। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 12th हाई स्कूल लेवल का क्वेश्चन है जो आपको बताना है। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रेशर की यूनिट नहीं है और अपने आंसर जो क्वेश्चन वाइज है क्वेश्चन नंबरिंग करके आंसर उसके सामने आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पारसेक, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो भी हमारा प्रेशर का यूनिट है, ऑप्शन नंबर बी भी प्रेशर का यूनिट है और ऑप्शन नंबर डी भी प्रेशर का यूनिट है। लेकिन ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारी डिस्टेंस की यूनिट होती है पारसेक। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5th नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर वैल्यू फॉर आइडियल फ्लूइड इज। जो रेनॉल्ड नंबर होती है उसकी वैल्यू क्या होगी आइडियल फ्लूइड के लिए आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए 1, नंबर बी 0, नंबर सी इनफाइनाइट, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये भी मैंने टॉप 20 में क्वेश्चन करा रखा। मोस्टली क्वेश्चन जो आए हैं RCFL में वो टॉप 20 से कराए हुए दिख रहे हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। आइडियल फ्लूइड के लिए आपको बताना है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होगा मतलब ऑप्शन नंबर सी। आप इसको निकाल सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि आप जानते हैं रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू क्या होती है, रो वी डी अपॉन म्यू। तो आप जानते हैं जैसे आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी 0 होती है, तो आप नीचे जब 0 रखेंगे तो टोटल वैल्यू हमारी इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 6, द डायमेंशन ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज। आपको बताना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए ml की पावर -2 t की पावर -1, नंबर बी l की पावर 2 t की पावर -1, नंबर सी m l की पावर -2 t की पावर -2, नंबर डी m की पावर 0 l की पावर 1 t की पावर 1। तो आपको बताना जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसकी डायमेंशन क्या होगी। आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी जल्दी बताइए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बहुत ही सोच समझ के लगाइएगा, ताकि हो सकता है अगली बार आपका नंबर हो फोटो के लिए। तो इसलिए अपने आंसर बहुत केयरफुल करके दीजिएगा। आप समझिए कि एग्जाम में आप पेपर दे रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी l की पावर 2 t की पावर -1। मीन्स आप इसको क्या बोलते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप इसको भी निकाल सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं फार्मूला काइनेमेटिक विस्कोसिटी का क्या होता है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, उसके बाद अपॉन में क्या होता है डेंसिटी ऑफ उसी फ्लूइड की। तो इससे आपको निकालने पे आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर, इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ ए स्क्रीन द स्क्रीन इफेक्टिवनेस। ये पूछना चाह रहा है अगर हम किसी स्क्रीन की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं तो उसके स्क्रीन इफेक्टिवनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए इंक्रीज हो जाएगा, नंबर बी डिक्रीज हो जाएगा, नंबर सी डज नॉट इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और नंबर डी इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। तो आप इसके आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर किसी भी स्क्रीन की कैपेसिटी बढ़ा दी जाती है तो स्क्रीन इफेक्टिवनेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन थ्योरेटिकल नहीं लेकिन क्लास में जब पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर कैपेसिटी क्या होती है किसी चीज की, कितने टाइम में कितना हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर हम स्क्रीन की कैपेसिटी को बढ़ा देंगे तो जो हमें इफेक्टिवनेस मतलब जितना सेपरेशन चाहिए होगा अच्छा स्क्रीन से वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी डिक्रीज सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर, हाइड्रोफोबिक ग्रुप ऑफ ए सोप और डिटर्जेंट सोल्यूशन इज।
आपको बताना है कि जो हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है सोप या डिटर्जेंट के लिए वो क्या होता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए सोयल लविंग, नंबर बी वाटर हेटिंग, नंबर सी वाटर लविंग, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका आंसर जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लगाइए। आपको बताना है कि जो हाइड्रोफिलिक ग्रुप होता है उसका नेचर किस टाइप का होता है सोप या डिटर्जेंट के लिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वाटर लविंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोफिलिक ग्रुप में क्या होता है, जो हमारा सोप या डिटर्जेंट होता है वो वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन जो हमारा हाइड्रोफोबिक ग्रुप होता है वो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोफिलिक ग्रुप को वाटर लविंग बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फॉस्फेट रॉक इज। फॉस्फेट रॉक में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होते हैं, मतलब मेन कंपोजिशन होती है, वो क्या होती है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट, नंबर बी कैल्शियम फ्लोराइड, नंबर सी फ्लोरापेटाइट, नंबर डी अमोनियम फॉस्फेट। आपको बताना है कि जो हमारा फॉस्फेट रॉक होता है उसका मेन कंपोजिशन क्या होती है। मेन कंपोजिशन क्या होती है, तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका आंसर सही टिक कीजिए जल्दी से जल्दी। ये हमारे आरसीएफएल के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोरापेटाइट। अगर इसका आपको फार्मूला जानना है तो आप नोट कर सकते हैं Ca5FO12P3, ये होता है फ्लोरापेटाइट का फार्मूला। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम कोक इज कॉमनली प्रोड्यूस्ड बाय द डैश प्रोसेस। जो पेट्रोलियम कोक होता है जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में बनता है वो किस प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए बिस ब्रेकिंग, नंबर बी हाइड्रोक्रैकिंग, नंबर सी डीले कोकिंग, नंबर डी फ्लूइड कैटलिटिक क्रैकिंग। तो आपको बताना है कि इनमें कौन सा जो प्रोसेस यूज होता है हमारा पेट्रोलियम कोक के लिए। ये भी मैंने आपको टॉप 20 में करा रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरे टॉप 20 वीडियो से इसमें दिखेंगे, इसलिए आप टॉप 20 को जरूर एक बार चेक करके एग्जाम में जाइएगा, हो सकता है कुछ आपको उसमें से ज्यादा क्वेश्चन मिल सके। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी डीले कोकिंग। डीले कोकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो इंडस्ट्री होता है उसमें जो बॉटम प्रोडक्ट प्राप्त होता है रिफाइनरी का, उसे डीलेड कोकर यूनिट फीड के रूप में काम करता है, और वहां से हमारा क्या बनता है, जो कोक होता है वो बनाया जाता है। इस कोक के जो वो होते हैं हमारे एडवांटेज होते हैं, इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा होने के कारण इनका यूज पावर जनरेशन में करते हैं, और जो हमारी बैटरी होती है उनमें रॉड जो यूज किए जाते हैं, आपने ब्लैक कलर का देखा होगा, वो भी उससे बनाए जाते हैं। ये मोस्टली इनके काम किए जाते हैं। और इसको जब बर्निंग हम कराते हैं कोक को, तो हमारे पास कोई राख नहीं मिलता, हमारे पास आग की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा अपना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 11, 80% लेस देन 200 मेस साइज पार्टिकल आर कॉल्ड। क्या पूछना चाह रहा है कि 80% पार्टिकल ऐसे हों जो 200 मेस की स्क्रीन से भी कम पाए जाते हों, उनसे भी छोटे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए स्मोक, नंबर बी पाउडर, नंबर सी ग्रिट, नंबर डी एरिगेट्स। आपको ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि जो 80% हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो 200 मेस से भी अगर छोटे हों तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं। तो आपके ऑप्शन आपके सामने, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर फिल कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी पाउडर। पाउडर एक ऐसा फॉर्म होता है जो उसके पार्टिकल 80% जो पार्टिकल होते हैं वो 200 मेस से भी कम साइज के होते हैं, बल्कि जो स्मोक होता है, ग्रिट और एरिगेट होते हैं, उनकी साइज उससे कम नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साल्ट कंटेंट इन सी वाटर इज अबाउट डैश परसेंट। आपको बताना है जो हमारा सी होता है, सी वाटर, समुद्र का वाटर जो होता है, उसमें सॉल्ट का कंटेंट कितना परसेंट तक होता है, ये आपको बताना है। ये आपको एक अलग क्वेश्चन दिखा होगा। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए 1%, नंबर बी 0.5%, नंबर सी 3.5%, नंबर डी 10%। तो आपके ऑप्शन आपके सामने, आपको जल्दी जल्दी बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकते हैं।
आपको बस इसमें कॉमन सेंस आपका यूज करना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं आप। आपको बताना है जो सी वाटर होते हैं उसमें कितने % तक सॉल्ट पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.5%। आप चारों ऑप्शन मैच करा के इसमें से एक करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, 3.5% पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मैक्सिमम कंपोजिशन ऑफ जिंक इज इन। आपको बताना है कि जिंक की कंपोजिशन किसमें मैक्सिमम पाई जाती है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए एलॉइंग, नंबर बी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, नंबर सी गैल्वेनाइजिंग, नंबर डी आयरन इंडस्ट्री। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किसमें जिंक की कंपोजिशन सबसे ज्यादा पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा यूज कहाँ किए जाते हैं। और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालते रहिएगा और क्वेश्चन नंबर के सामने आप आंसर डालिएगा, ओनली डैट आंसर मत फिल कर दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में क्या होता है, जो हमारा आयरन का छड़ होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन से उसके ऊपर हम जिंक की एक लेयर बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोरोजन ना हो उसलिए जिंक लगाया जाता है, इसलिए मैक्सिमम कंपोजिशन जो होता है वो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में जिंक पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी अपना सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन। नेफ्था इन ए फर्टिलाइजर प्लांट इज यूज्ड एज ए सोर्स ऑफ। आपको बताना है कि फर्टिलाइजर प्लांट में जो नेफ्था यूज किया जाता है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए फ्यूल के लिए, नंबर बी नाइट्रोजन के लिए, नंबर सी ऑक्सीजन के लिए, नंबर डी हाइड्रोजन के लिए। तो आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि जो नेफ्था होता है वो फर्टिलाइजर प्लांट में क्या प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है। ये भी मैंने काफी बार आपको पढ़ाया भी है क्लास में और टॉप 20 में भी कराया हुआ है, तो इसलिए आप इसको बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्टिलाइजर प्लांट में हाइड्रोजन प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल न्यू सोर्स के रूप में एनजी आया है, नेचुरल गैस आप यूज करते हैं। उससे पहले क्या करते थे, वाटर से भी हम प्राप्त करते हैं, वाटर से प्राप्त करते हैं, कोक से प्राप्त करते थे और नेफ्था से। ये 4 टाइप हैं जिससे हम प्राप्त कर लेते थे, लेकिन इसमें जो पूछ रहा है नेफ्था तो वो हाइड्रोजन प्राप्ति के लिए यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 15 नंबर क्वेश्चन। ए ब्लैक बॉडी व्हेन हॉट इमिट्स हीट रेडिएशन ऑफ डैश वेवलेंथ। आपसे पूछना चाह रहा है कि जब कोई बॉडी हीट होती है मतलब वो हॉट हो जाती है तो किस टाइप का रेडिएशन को वो इमिट करती है, किस टाइप का वेवलेंथ निकलता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए स्मॉल वेवलेंथ, नंबर बी लार्ज, नंबर सी ऑल मतलब दोनों टाइप के, नंबर डी वन फिक्स्ड। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। आपको बताना है कि जो ब्लैक बॉडी होती है वो किस टाइप की रेडिएशन इमिट करती है। तो आप इसके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में डालते रहिएगा और पेपर देते समय जब पेपर जाइएगा देने तो एक बार क्वेश्चन आप रिपीट करके जाइएगा, अभी तो कर लीजिएगा, एक बार पेपर देते समय करिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ऑल, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी होती है वो स्मॉल और लार्ज दोनों तरह की वेवलेंथ को जनरेट करती है रेडिएशन का रूप में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 16 नंबर क्वेश्चन। चैनलिंग इज मोस्ट सर्व इन। जो चैनलिंग होती है प्रोसेस वो किस में पाया जाता है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए पैक्ड टावर विथ स्केड पैकिंग, नंबर बी रैंडम पैकिंग पैक्ड टावर, नंबर सी डैम पैकिंग ऑफ रेगुलर यूनिट, नंबर डी वेरी हाई लिक्विड फ्लो रेट। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। अब आप इन चारों ऑप्शन में से जो आपको सही लगता है वो आप क्लिक करिए जल्दी से जल्दी। आपको बताना है जो चैनलिंग होता है मोस्टली किस में पाया जाता है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कई बार पढ़ाया हुआ है, जब एब्जॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ा रहा था आपको तो उस समय मैंने आपको बताया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पैक्ड टावर विथ स्केच्ड पैकिंग। क्या होता है स्केच्ड पैकिंग मीन्स आप बोल सकते हैं रेगुलर पैकिंग, मतलब जिसमें अरेंजमेंट करके हम पैकिंग को रखे हुए हैं। जब पैकिंग हम अरेंजमेंट करके एब्जॉर्प्शन टावर में रखते हैं तो क्या होता है जब स्प्रे से हमारा लिक्विड फ्लो होता है टॉप से, तो क्या होता है जब बार बार सैडल्स पे आकर पैकिंग पे गिरता है तो वहां भी एक क्रैकिंग आती है। और मोस्टली क्या होता है वॉल और पैकिंग के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग बन जाती है जिसके थ्रू मैक्सिमम अमाउंट में हमारे लिक्विड नीचे आते रहते हैं, जिसका कांटेक्ट गैस से प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। इससे क्या होती है कि जो हमारे लिक्विड और गैस की कॉन्टेक्टिव टाइम है वो डिक्रीज हो जाती है, जिससे मास ट्रांसफर पे इफेक्ट पड़ता है, अच्छे से मास ट्रांसफर नहीं हो पाता। इसलिए चैनलिंग हमारे किस में होता है पैक्ड टावर के स्केच्ड पैकिंग,
इसका पैकिंग आपको बोल सकते हैं रेगुलर पैकिंग। तो ये इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर क्वेश्चन। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट इज अचीव्ड इन डैश फ्लो। आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए जाएंगे किसमें मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है अपना, वो बताना है आपको किस फ्लो में। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए टर्बुलेंट फ्लो, नंबर बी को करंट फ्लो, नंबर सी लेमिनार फ्लो, नंबर डी काउंटर करंट फ्लो। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि किस फ्लो में हमारा मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर की, जो आपको बिल्कुल ही आना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा जो कंफ्यूजन आपको होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी के बीच। बाकी बी और सी तो बिल्कुल आप समझदार हैं, इतना तो आप जानते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए टर्बुलेंट फ्लो। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें काउंटर करंट भी मार देते हैं। हाँ, काउंटर करंट में हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होता है, लेकिन अगर टर्बुलेंट फ्लो ना हो तो अगर इन तीन ऑप्शन की आप कंपेयर करेंगे, को करंट, लेमिनार और काउंटर करंट, तो बिल्कुल आपका काउंटर करंट आंसर सही होगा। लेकिन टर्बुलेंट फ्लो में अपना मैक्सिमम हीट ट्रांसफर होता है। ठीक, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन, इन डिस्टिलेशन ओवरहेड प्रोडक्ट कंटेन्स। पूछना चाह रहा है जो डिस्टिलेशन होता है अपना, डिस्टिलेशन कॉलम, उसमें जो ओवरहेड प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होता है उसमें क्या क्या होते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए ओनली वन कंपोनेंट, नंबर बी 2 कंपोनेंट्स, नंबर सी एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, नंबर डी ओनली सैचुरेटेड लिक्विड। ये भी आप कॉमन सेंस से यूज करके बता सकते हैं अगर आपने मास ट्रांसफर का डिस्टिलेशन चैप्टर सही से पढ़ा है। तो इसका आंसर आपके सामने है, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई टर्नरी मिक्सचर है, मीन्स तीन कंपोनेंट है उसका मिक्सचर है, तो क्या होगा कि या तो 2 कंपोनेंट नीचे आ जाएंगे या 2 कंपोनेंट टॉप से चले जाएंगे, एक बॉटम से सेपरेट होगा। डिपेंड करता है कि बॉइलिंग पॉइंट रेंज कैसी है उनकी। अगर बॉइलिंग पॉइंट 2 की सेम है तो वो टॉप पे चले जाएंगे, अगर कम वाला सेम है तो टॉप पे चले जाएंगे, एक बॉटम से आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, उन दोनों को सेपरेट करेंगे, जिससे हमारा क्या यहाँ आंसर निकलता है कि जो टॉप है उसमें कितने भी नंबर, अगर हम 4 का मिक्सचर डाले होते हैं तो हो सकता है 3 ऊपर जाए 1 नीचे आए, और 5 का डाल तो हो सकता है 1 ऊपर जाए 3 नीचे आए 4 नीचे आए। इसलिए क्या होता है कि एनी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्राप्त हो सकते हैं टॉप प्रोडक्ट में। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 19 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड फ्लो मीटर। आपसे पूछना चाह रहे हैं इनमें से कौन वेरिएबल टाइप हेड मीटर नहीं है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए ऑरिफिस मीटर, नंबर बी पिटॉट ट्यूब, नंबर सी रोटामीटर, नंबर डी फ्लो नोजल। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कई बार बताया हुआ और बताया है एरिया मीटर और हेड मीटर में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको यहाँ पर सही क्लिक करना है एग्जाम में। तो वो आपके ऑप्शन आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोटामीटर। जैसा कि आप जानते हैं ऑरिफिस मीटर, पिटॉट ट्यूब और फ्लो नोजल जो होते हैं ये अपने वेरिएबल हेड मीटर होते हैं, मतलब इसमें हेड चेंज होता है। लेकिन जो हमारा रोटामीटर होता है ये वेरिएबल एरिया मीटर होता है। जैसा आप देखेंगे बॉटम से टॉप की तरफ जाते जाते एरिया चेंज होती रहती है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल एरिया मीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ वाटर हीटर द इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर इज ए डैश वेरिएबल। पूछना चाह रहा है, ये आपका एपीसी का क्वेश्चन है प्रोसेस कंट्रोल का। इसमें पूछना चाह रहा है कि कोई वाटर हीटर है, उसमें जो हम वाटर इनलेट कर रहे हैं उसका टेम्परेचर जो है वो हमें क्या बताता है, कौन सा वेरिएबल है वो। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल, नंबर सी कंट्रोल्ड वेरिएबल, नंबर सी लोड वेरिएबल और नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है और उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोड वेरिएबल। क्योंकि आप जानते हैं मैनिपुलेटेड वेरिएबल मीन्स जो एरर प्रोड्यूस होता है उसको फाइनल कंट्रोल एलिमेंट द्वारा बैलेंस किया जाता है, तो वो तो है नहीं ये जो इनलेट कर रहा है। कंट्रोल वेरिएबल अगर हमें जितना सेट पॉइंट चाहिए था उतना हमें मिल जाता तो उसे बोलते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो हमारा तीसरा ऑप्शन है लोड वेरिएबल, मतलब जो उसमें इनलेट हो रहा है उसका क्या टेम्परेचर उसे बोलते हैं लोड वेरिएबल। इसलिए आपका आंसर नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा एग्जाम में, और आप एग्जाम जाते समय एक बार इस वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ,
आप एक बार टॉप 20 क्वेश्चन जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आप अगर टॉप 20 देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन टॉप 20 से मैच कर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको एक नई